हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 15 मेघ आए कविता। और इस कविता के जो कवि हैं वह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पिछले वीडियो में हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में जाना था कि इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की उच्च शिक्षा हासिल की। इसके बाद इन्होंने अपनी आजीविका के लिए काफ़ी संघर्ष किया और एक दिनमान के उपसंपादक और एक बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने थे। तो यानी इनका जो जुड़ाव रहा है वो साहित्य जगत से भी रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ परिवर्तन करना चाहा है, यानी सुधार के प्रयास किए हैं। और ये भी उन्होंने माना था, उनकी जो एक बड़ी बात जो सामने आती थी कि इन्होंने जो एक चीज़ जो सभी के लिए कही थी कि जिस देश का बाल साहित्य संपन्न नहीं है वह देश कभी भी उन्नति प्रगति नहीं कर पाता। यानी उन्होंने बाल साहित्य पर काफ़ी जोर दिया था। तो बाल साहित्य मतलब है कि जिस देश में बच्चों को कुछ नैतिक मूल्य की अगर चीज़ें सिखाएं तो वह देश क्या करता है, उन्नति करता है। इसके साथ साथ हमने उनके कविताओं के परिचय के बारे में देखा था, उनके पुरस्कारों के रूप में देखा था। और उनकी कथाओं में, उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में जो एक चीज़ निकल के आती है, जो विशेषता में हमने देखी थी कि उनके काव्य में ग्रामीण संवेदनाओं के साथ साथ शहरी जो मध्यवर्गीय हैं, मध्य वर्गीय जो जीवन यापन करते हैं, उनके जो जीवन के जो संघर्ष हैं वे भी हमें सामने पाते हैं। और जो शब्द लिए हैं वो उनके साहित्य और लोक की महक लिया, यानी सामान्य जन सामान्य की भाषाओं से उन्होंने अपने शब्दों को लिया है। इस कारण से उनके साहित्य को पढ़ने में काफ़ी रोचकता लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ कविता की बात कर रहे थे कि मेघ आए कविता में कवि ने जो मेघों की तुलना है वे एक अतिथि यानी एक दामाद से करते हैं कि जिस तरह के ग्रामीण संस्कृति में हम बात करते हैं, जहाँ हमारे तक अभी तक भी जो रीति रिवाज संस्कृति है वे अभी तक जीवित है, तो उनके बारे में बात करते हैं कि जैसे गांव में हम बात करें कि एक दामाद जो आता है उसके आने पर एक उल्लास का वातावरण बन जाता है, तो उसी तरह जो मेघ आते हैं वे भी ग्रामीण परिवेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस समय उनमें क्या परिवर्तन आता है, किस तरह से उसका स्वागत करते हैं, उसी का वर्णन ये कविता करती है। तो आगे कविता में देखिए, इसका भावार्थ समझे कि कविता में आखिर क्या क्या बताया गया है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी इस कविता में ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। यहाँ कवि ने मेघों की आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी तरह भीषण गर्मी के बाद वर्षा के मेघ गांव में आने पर लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। यानी बरसात के जब बादल होते हैं, जब वह अपनी गर्मियों के समय हम देखते हैं कि वह अपने खेतों की जो जुताई वगैरह करके अब वह बारिश का इंतज़ार करते हैं। और जब बारिश आने होती है, जब वैसे बादल जब आते हैं तो किस तरह से वे उल्लासित होते हैं, उत्साहित होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस तरह कवि ने अपनी इस कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया। यानी दोनों को जोड़ते हुए कवि ने बादलों को जो एक मेहमान के रूप में बताया है और उसका जो आने का यानी कि स्वागत का वर्णन है बड़े ही रोचक तरीके से अपनी कविता के द्वारा करते हैं। वे बताते हैं कि जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होने लगती है, आसमान में बिजलियाँ कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि इन सब घटनाओं की तुलना दामाद के आने पर घर तथा गांव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। जैसे जीजा की सालियाँ उनके पीछे पीछे दौड़ती है और औरतें उन्हें दरवाजे के पीछे से देखती है, बड़े बुजुर्ग उनका आदर सत्कार करते हैं। यानी बड़े बुजुर्ग जो होते हैं कि जैसे गाँव में देखा है कोई मेहमान आते हैं या दामाद आते हैं तो उनका किस तरह से स्वागत करते हैं, आवभगत करते हैं। तो उसी तरह का रोचक वर्णन जो उन्होंने मेघों के आने से भी की है कि प्रकृति भी क्या करती है कि उसी तरह से उनका आवभगत करती है कि जैसे एक मनुष्य या मानव समाज जो होता है वह किस तरह से उन मेहमानों का आदर सत्कार करता है, किस तरह से जो महिलाएं होती है किस तरीके से अपने घूंघट में ओढ़ के उन्हें देखती है, चुप कर देखती है। तो उसी तरह जो बादल जब आते हैं तो प्रकृति में भी किस तरह से प्रकृति उनका स्वागत करती हुई दिखाई देती है। तो इसका वर्णन भी उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। आगे हम देखें तो पहली पंक्ति के यहाँ देखें कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े
बन ठन के संवर के। तो यानी देखिए मेघों के आने मेघ जो आ रहे हैं बड़े बन ठन के संवर के यानी बोल के साज सज्जा से आते हैं। आगे आगे उनके नाचती गाती बयार यानी हवाएं चलने लगती है। इस कारण से दरवाजे खिड़कियां खुलने गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती है और इस तरह का वातावरण होता है जैसे पाहुन गाँव में जैसे कोई एक शहर का जो दामाद है मेहमान वहाँ से आए हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद यानी शहर से आए अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण कर आए हैं। जैसे किसी मेहमान या दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे उनकी सालियाँ आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को ये सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपनी खिड़की दरवाजे खोलकर देखने और उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं और इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है, सौंधी सौंधी हवाएं चलने लग जाती है तो और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लग जाते हैं। तो इस तरह का रोचक वर्णन जो है उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। आगे देखें दूसरे पद में कि पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब यानी जैसे प्रकृति में उन्होंने जैसे महिलाओं का एक चित्रण किया है कि जिस तरह मेहमानों के आने से किस तरह के जो महिलाएं हैं अपने कार्य को करने के निर्वत होती है, किस तरह उनकी जो एक आदत होती है उस तरह को दिखाया है उन्होंने। कि बताते हैं कि ये वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आए बदलाव का वर्णन है। तो उनका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण करते हैं कि कवि कहते हैं कि आसमान में बादल आने के साथ आंधी पर धूल ऐसे उड़ने लगती है कि मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही, यानी वे तेजी से अपने घर पहुंचना चाह रही हो। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए हैं प्रतीत होते हैं कि मानो अपनी गर्दन उचकाकर मेहमानों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बाकी चितवन उठा, चितवन का मतलब ध्यान जो होता है वह क्या होता है कि बाकी यानी वो देखने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो वह देखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ नदी है, वह नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही है। यानी ठिठकती है, नदी का पानी जो होता है कि हम देखते हैं कि बिल्कुल सा हिलने लग जाता है, काफ़ी पानी ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा लगता है कि अपने घूंघट सरका कर क्या करिए मेहमान का देखना चाहती है। तो इसका अर्थ है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो उससे पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लग जाती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं और इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आगे देखिए अगले पद में हम बात करते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे झुककर जुहार की, बरस बाद सूधी लेनी, बोली अकलवाई लता ओट की किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यानी यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक किसी का इस पंक्तियों में देखिए वर्षा ऋतु के आगमन से जैसे घर में किसी के दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण होता है कि एक तरफ देखिए एक तरफ दामाद जो घर में आता है या आप देखते हैं जो बरसात जब आती है तो प्रकृति किस तरह से उसका आगमन होता है कि जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी यानी उनकी जो पत्नी रहती है वह हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है कि आप इतने दिनों से मेरे बारे में कोई शुद्ध यानी है ना बरस बाद के कभी समय बाद कभी सालों बाद या कभी समय बाद मेरी कोई खोज खबर मेरी शुद्ध क्यों नहीं ली, क्या इतने दिनों में मेरी आपको याद नहीं आई। साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम सब उसके क्या करते हैं पाँव धुलाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर परात भर के पानी परात भर के एक उपयोग शब्द लिया है और इसका अर्थ है कि वर्षों बाद घर पर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह दामाद का स्वागत करते हैं उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर, क्योंकि हम देखते हैं कि पीपल का वृक्ष होता है काफ़ी पुराने काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है, तो माने काफ़ी बड़ा और काफ़ी पुराना वृक्ष होने के कारण यहाँ पे बुजुर्गों के समान होता है। तो वे क्या करता है, वे वृक्ष जब बरसात आती है वर्षा के बादल आते हैं तो वह झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है
जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही है कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही है और उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उसे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। तो ये था इस पंक्तियों का अर्थ। आगे देखें कि क्षितिज अठारी गहराई दामी की दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन की अश्रु ढर के, मैं गाए बड़े बन ठन के संवर के। तो यानी इसमें पंक्तियों में देखें तो यहाँ पर अभी जो है प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, यानी उसे लग रहा था कि शायद अभी आए, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। अब देखिए जैसे क्या होता है कि जब बादल आते हैं तो किस तरीके जो उनके प्रकृति में जिन पेड़ पौधों की बात करते हैं उनमें जो एक तरह की जो क्रोध भरा रहता है, यानी जो इतने समय तक बरसते नहीं है, इसका जो उनमें प्रश्न रहता है वह सारा भ्रम उनका टूट जाता है। तो यानी कहते हैं जब पूरा आसमान होता है बादलों से ढक चुका होता है, बिजलियां चमकने लगती है, तो इससे हमारे मन की आशंका दूर हो गई कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है। तो जैसे ही बरसात होने लगती है और इस तरह जब जल बरसता हुआ रहता है बादल में, आकाश बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये कविता थी आपकी मेघ आए, और मेघों का वर्णन जो है एक शहरी मेहमान से किया गया है कि वह बड़ा ही बन ठन के सवर के आए हैं। आगे हम देखें प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों आगे प्रश्न नंबर पहला देखिए कि बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो यानी उनके बारे में है कि यहाँ पर जिन जिन प्रकृति में जिन तत्वों को देखा जिन्होंने गतिशील क्रियाएं करते हैं, तो उनके बारे में पहला है कि बयार नाचती गाती चलने लगी, यानी हवाएं जो है वो चलने लगती है। दूसरा था पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हो। तीसरा देखा है आंधी चलने लगी धूल उठने लगी, यानी अब देखिए आंधी भी चलने लगती है कि चलता तो मनुष्य है, लेकिन यहाँ पे भी आंधियों के चलने से और उसके धूल के उड़ने से यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। चौथा देखें नदी मानो बाकी नज़र उठाकर ठिठक गई रुक गई, पीपल का पेड़ भी झुकने लगा, यानी भी झुककर जो उनका अभिवादन करने लगा। लताएं, पांचवा है लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गईं, तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजलियां चमकने लगी। और लास्ट है धरासर जल बरसने लगा जिसके कारण जगह जगह के बांध टूट गए। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखें कि यहाँ पे निम्नलिखित किसके प्रतीक है, यानी इन्होंने यहाँ पे जो धूल लिया है, पेड़ लिया है, नदी ली है, लता ली है, ताल ली है, ये किन किन के प्रतीक हैं। तो देखिए धूल जो है वो मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित अल्लड़ बालिका का प्रतीक बताया गया है। धूल जो है तो क्योंकि बादलों के आने से पहले धूल जो उड़ने लगती है तो एक किसी बालिका का वर्णन प्रतीक है। दूसरा पेड़ है जो गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए बड़ा ही उत्सुक है। और जो नदी है वे गांव की नव विवाहिता का प्रतीक है जो घूंघट की ओर से तिरछी नज़र से मेघ को देखती है। चौथे में हम देखें लता के बारे में, वह नव विवाहिता मानिनी नायिका का प्रतीक है जो अपने मायके में रहकर मेघ का इंतजार कर रही है। और लास्ट है ताल, वह ताल है घर के नवयुग का प्रतीक है जो मेहमान के लिए पैर धोने के लिए पानी लाता है। आगे देखें प्रश्न नंबर 3 कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो इसका उत्तर है लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से छिपकर देखा क्योंकि वे मानिनी है, वे नहीं है, वे अपने प्रियतम को कई दिनों बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी है और उन्हें देखे बिना भी रह नहीं पाती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो इसका है कि भाव ये है कि 1 साल बीतने को हो रहे थे पर नव विवाहिता लता का पति मेघ उनसे मिलने नहीं आया था। इससे लता के मन में जो भ्रम बन गया था वह मेघ के आने से टूट गया और वह क्षमा मांगने लगी। दूसरा था कि बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके। तो यानी मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नव विवाहिता ठिठक गई रुक गई और उसने अपने घूंघट उठाकर मेहमान को देखा है। पांचवा प्रश्न है कि मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो देखिए यहाँ पे कि मेघ के आने से क्या परिवर्तन हुए
कि मेघ के आने से बयार चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बांकी होकर बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगी, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए, अंत में धारासर वर्षा हुई। मेहमान यानी जो जिनको जमात का प्रतीक माना गया है के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो उठी हैं। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लग जाते हैं। आते जाते लोग गर्दन उठाकर देखने लगते हैं। नव युवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें निहारते लगते हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करने लगती है। और आगे देखें, अतिथि की प्रिया मान करने लगती है, फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगती है, तो दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चलते हैं। छठा प्रश्न देखें, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बादल काले भूरे रंग के होते हैं। नीले आकाश में उनका रंग मनोहारी लगता है। उनके अलावा गांव में बादलों का बहुत महत्व है, इसलिए उनका क्या किया जाता है, उनका इंतजार किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 की कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं मानवीकरण अलंकार जहाँ जहाँ जिन पंक्तियों में हुआ है। पहला है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। दूसरा है आगे आगे नाचती गाते बयार चली। तीसरा है पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाएं। चौथा है धूल भागी घाघरा उठाए। पांचवा है बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी। छठा है बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। छठा है बरस बाद सूधी लीनी बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। और छठा है हर्षायो ताल लाया पानी परात भर के। और रूपक अलंकार जहाँ उदाहरण हुआ उसका एक पंक्ति है क्षितिज अटारी गहराई। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 8 जो है कि गांव कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे कई रीति रिवाजों का वर्णन जो है कि पहला देखिए इसमें कि मेहमानों के आने की सूचना पाकर सारा गांव उल्लासित हो जाता है। दूसरा उत्साहित और जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना। तीसरा है घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना। चौथा है मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में पानी भर लाना। पांचवा है नवविवाहिता स्त्री द्वारा घूंघट की ओर से मेहमान को देखना। और छठा है कि मायके वालों की उपस्थिति में नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात न करना, यानी वे छुप कर अपने पति को देख तो सकती है लेकिन सबके सामने बात नहीं करती है। तो ये हमारे रीति रिवाजों जो हमारे ग्रामीण परिवेश में या हमारे रीति रिवाजों में इस तरह का वर्णन होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 जो है कि कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखना है। तो यानी थोड़ा शानास रूप में देखें कि मेघ रूपी शहरी पाउन के आते ही मेहमान के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठता है। शीतल बयार नाचती गाते हुए पान मेहमान के आगे आगे चलने लगती है। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे मेहमान के दर्शन कर सकें। पेड़ उचक उचक कर मेहमान को देखने लगते हैं। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चलती है। नदी बंकिम नयनों से मेघ की सज धज कर देखकर हैरान हो जाती है। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते किया है, प्रणाम करता है, स्वागत करता है। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओर से सिकुड़ गई और बोली कि तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाता है। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लग जाती है, बिजलियां चमकने लगती है। इस तरह पूरा गांव उल्लास से भर जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो देखिए पाहुन जो आए हो गांव में शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बड़े बड़े बंठन में अनुप्रास है तथा मेघ आए बड़े बंठन के में मानवीकरण अलंकार है। आगे हम देखें कि भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है और जो इनकी रचना है वो तुकांत युक्त है। दृश्य बिंब साकार होता है और माधुर्य गुण है। आगे तो ये थे आपके प्रश्न 10 तक हमने बात करी थी। तो कविता का सारांश आपको समझ में आया होगा। कविता में जो मेघ आए उनका वर्णन एक हमारे जो शहरी मेहमानों से उनका किया है और ये भी देखा है कि किस तरह का उन्होंने ग्रामीण परिवेश में जो रीति रिवाज है उनका वर्णन किया है। किस तरह से जो गांव विशेष जो होता है कि वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो किस तरह से एक मेहमान का स्वागत करते हैं। और ये देखा है कि जैसे गाँव परिवेश में हम वर्षा ऋतु की तुलना कर रहे थे यहाँ पे, तो वर्षा ऋतु जब आती है तो किस तरह से उसका स्वागत करते हैं, किस तरह से उल्लास का वातावरण गांव में देखने को मिलता है। तो ये था हमारा पार्ट मेघ आए।
तो सारे प्रश्न करने इसके अनिवार्य हैं। और धन्यवाद।